हेलो गाइस, आज हम देखते हैं लिखित संचार क्या होता है। जब हम किसी को सूचनाएं लिख करके भेजते हैं, किसी को मैसेज या सूचनाएं लिख करके भेजते हैं तो उसे हम लिखित संचार कहते हैं। इसके माध्यम कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देखते हैं रिपोर्ट, समाचार पत्र, उसके बाद मैनुअल, उसके बाद यहाँ पे पत्रिकाएं, ज्ञापन, रेखांकन, समझौते, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये सब आपके लिखित संचार के माध्यम हैं। इसमें ईमेल वगैरह भी आपके आ जाएंगे, लिखित संचार के अंतर्गत ईमेल भी आ जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं लिखित संचार के लाभ कौन कौन से हैं। लिखित संचार के लाभ को हम समझते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले नंबर पे दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। लिखित संचार करने के लिए दोनों पक्षों का होना ज़रूरी नहीं है। एक पक्ष रहेगा यानी कि सेंडर रहेगा, मैसेज भेज देगा लिख करके, उसके बाद जब रिसीवर आएगा तो बाद में पढ़ करके उसके बाद फिर फीडबैक दे देगा। इसलिए दोनों पक्षों की उपस्थिति यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे लिखित प्रमाण के लिए उपयुक्त, यहाँ पे हम देखेंगे लिखित प्रमाण के लिए उपयुक्त है ये कैसे। जब कोई मैसेज लिख करके भेजता है तो वो एक प्रूफ हो जाता है। अगर हमें कहीं ज़रूरत है तो इसे हम प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं। फिर आएगा हमारा भावी संदर्भ के लिए उपयुक्त। भावी संदर्भ के लिए उपयुक्त इसमें क्या होगा, अगर हमें फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसे प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा भावी संदर्भ के लिए उपयुक्त। फिर आएगा हमारा प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय होता है। इसमें प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय होता है। जब हम किसी को मैसेज लिख करके भेजते हैं, सूचनाएं लिख करके देते हैं तो रिसीवर के पास पर्याप्त समय होता है, रिसीवर के पास पूरा समय होता है कि वो अच्छे से सोच करके फीडबैक दे। तो ये हो गया हमारा प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय। फिर देखेंगे कई व्यक्तियों को एक साथ सूचनाएं प्रसारित की जा सकती हैं। एक साथ कई लोगों को एक ही सूचना एक साथ कई लोगों को भेजी जा सकती हैं। ये हो जाएंगे लिखित संचार के लाभ। अब देखते हैं लिखित संचार के दोष कौन कौन से हैं। तो पहले आ जाएगा हमारा अशिक्षित के लिए उपयुक्त नहीं, मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए सही नहीं है। क्योंकि उनको दिक्कत होगी, वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको दूसरों के पास जाना पड़ेगा। मेरा मैसेज है, मेरा संदेश है, इसको ज़रा पढ़ दो, तो उसको दिक्कत होगी, इसलिए अशिक्षित के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फिर आएगा समय, धन, श्रम का अधिक खर्च होना है। समय और धन और श्रम तीनों इसमें अधिक खर्च होता है। फिर आएगा इसमें प्रतिक्रिया की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। जब हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है तो उसका हम फीडबैक नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसके हम हाव भाव को नहीं समझ पाते हैं। वो जो लिखता है वही हमें समझ में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिक्रिया की जानकारी। फिर उसके बाद आएगा संवाददाता भावना प्रकट नहीं कर पाता। जो सेंडर है मैसेज लिखते वक्त अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता। जब वो किसी को सूचनाएं लिख करके भेजता है तो अपनी भावनाओं को उसमें प्रकट नहीं कर पाता है। ये हो जाएगा हमारा लिखित संचार के दोष। अब हम देखते हैं लिखित संचार को प्रभावी बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं लिखित संचार को। तो आएगा पहले नंबर पे सरल शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सरल शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब आसान शब्दों का यूज़ करना चाहिए। हमें आसान शब्दों का यूज़ करना चाहिए और फिर आसान वाक्य यूज करने चाहिए, आसान सेंटेंस यूज करने चाहिए। इस तरह से रिसीवर को समझ में आएगा और आसानी से समझ जाएगा रिसीवर। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे छोटे तथा परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम किसी को लिखित मैसेज दे रहे हैं, जब हम किसी को सूचना लिख करके दे रहे हैं तो हमें छोटे छोटे शब्दों का यूज़ करना चाहिए। छोटे छोटे शब्दों और परिचित शब्दों का यूज़ करना चाहिए, जो हम जानते हों। आसान शब्दों का यूज़ करना चाहिए हमें। उसके बाद फिर आएगा चित्र तथा उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहिए। चित्र दे करके लिखित संचार में चित्र के द्वारा और अलग अलग उदाहरण दे करके समझाना चाहिए, ताकि रिसीवर को आसानी से समझ में आ जाए और रिसीवर आसानी से समझ करके फिर फीडबैक आराम से दे। उसके बाद फिर आएगा छोटे वाक्यों तथा अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य हमें यूज़ करने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए ताकि रिसीवर को आसानी से समझ में आ जाए।
फिर उसके बाद देखेंगे अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बेकार के शब्द नहीं यूज करने चाहिए। इससे रिसीवर को दिक्कत होती है, रिसीवर अच्छे से समझ नहीं पाता है और इस तरह से वो फीडबैक भी अच्छे से नहीं दे पाता है। तो ये हो गया हमारा लिखित संचार, जिसमें हमने देखा लिखित संचार होता क्या है। उसके बाद लिखित संचार के माध्यम हमने देख लिए हैं। उसके बाद लिखित संचार के क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं, और फिर लिखित संचार को प्रभावी बनाने के तरीके। इसको आप अच्छे से समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लाइव क्लास चलाई गई हैं और वहाँ पे जा करके आप आसानी से समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। और फिर आपके लिए बता दें, आपके लिए विद्या बैच स्टार्ट किया गया है। 90 दिनों का टारगेट रखा गया है। 90 दिनों के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।